दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा के पहलगाम कनेक्शन के 4 सबूत मेरे हाथ लगे हैं। वो 4 सबूत बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम कनेक्शन है। वो 4 सबूत आप देखिए। पहला सबूत ये है, दूसरा सबूत ये पहलगाम का है, तीसरा सबूत ये देखिए और चौथा सबूत ये है। ये 4 सबूतों का मैं विश्लेषण इस वीडियो में करने वाला हूं, जिससे ये साफ तौर पे बयां होता है कि ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम कनेक्शन है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अभी तक के फॉरेंसिक जांच में ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल से, उसके लैपटॉप से, उसके कॉल रिकॉर्डिंग से, उसके मोबाइल में पड़े वीडियो से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि 5 दिन पुलिस कस्टडी में और उसके बाद अब एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, तो एनआईए उससे कौन कौन से सवाल पूछी है, ज्योति मल्होत्रा उसका क्या क्या जवाब दी है, वो चुप है तो उसकी चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बिना लाग लपेट सबसे पहले आपको पहलगाम कनेक्शन बताते हैं, क्योंकि पहलगाम कनेक्शन बहुत मायने रखता है। और जब से ज्योति मल्होत्रा इस रडार में फंसी है, इस पूरे मामले में फंसी है जासूसी वाले, तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम कनेक्शन है। तो चलिए आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज जो बार बार ये इशारा कर रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम कनेक्शन है, वो ये है कि ज्योति मल्होत्रा 25 जनवरी को पहलगाम जाती है। ये बात याद रखिए, 25 जनवरी को पहलगाम जाती है। ये तस्वीरें देखिए, उसी के फोन से खींची हुई तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अभी आप अगर सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो उसके जो, चूंकि अब उसका जो इंस्टाग्राम है वो बंद हो चुका है, वो नहीं अब दिखाएगा आपको, इंस्टाग्राम पर जाएंगे। ये तस्वीरें उसकी खींची हुई हैं और ये देखिए जैकेट पहनकर ये यहां पे दिख रही है, ये पहलगाम की तस्वीरें हैं। दोस्तों, 25 जनवरी को पहलगाम जाती है। जनवरी में पहलगाम में ऑफ सीजन चलता है, कम लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ कम होती है, और वो उस सीजन में गई थी जब भीड़ भाड़ कम थी। एक चीज सबसे पहली ये कि ऑफ सीजन में कम लोग यात्रा करते हैं पहलगाम की, तो ज्योति मल्होत्रा उस दौरान क्यों गई। दूसरी चीज है दोस्तों, ये जो हमला हुआ पहलगाम का वो 22 अप्रैल को हुआ, तकरीबन 3-3.5 महीने बाद। इस बात को गौर करने की कोशिश करिएगा, कोई भी साजिश, कोई भी हमला, कोई भी आतंकी हमला की साजिश रचने के लिए तकरीबन 4-5 महीने, 3-4 महीने चाहिए होते हैं ना। कम से कम उस पूरे एरिया को डेमोग्राफिकल नॉलेज चाहिए, आतंकियों को वहां पे क्या, कब, कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, एटमॉस्फेयर कैसा, ये सारी चीजें जो है ज्ञात करने के लिए 3-4 महीने की जरूरत पड़ती है। यह पहला सबूत कि वो पहलगाम क्या करने गई थी, और इस बात को जो है एनआईए भी उससे बार बार पूछ रही है, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए है दोस्तों। इसके साथ ही जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके एक दिन बाद की तस्वीरें बताता हूं। 23 अप्रैल को क्या हुआ, 23 अप्रैल की ये तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तान एम्बेसी की बाहर की तस्वीरें हैं दिल्ली के, जहां पे एक आदमी जो है वो केक लेकर जा रहा था। केक लेकर जा रहा था, ये बर्थडे वाला केक नहीं था, क्योंकि बर्थडे वाला केक रहता तो मीडिया जब इससे सवाल कर रही थी ये केक किस खुशी में है। अभी एक दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर अगर कोई केक लेके जा रहा है और उससे सवाल किया जा रहा है, तो अगर बर्थडे होता तो वो साफ तौर पर बता देता। ये जब तक मीडिया उससे सवाल करती गई वो बार बार इग्नोर करता गया, चुप्पी साधे था, मुंह एकदम खोल ही नहीं रहा था, बार बार इग्नोर कर रहा था मीडिया वालों को। अब सबसे बड़ी सवाल कि ये जो आदमी को आप देख रहे हैं, यही आदमी, ये वही लड़का है जो पीएससी यानी पाकिस्तान हाई कमीशन पाकिस्तान में जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी वहां पे ये दिखा। ये इफ्तार पार्टी की तस्वीरें देखिए, ये इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं और इस लड़के का इस तस्वीर से मिलान करिए, हूबहू वही लड़का है। और इसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस समय तहलका मचा रही है, लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये वही लड़का है जो केक लेके एक दिन बाद, पहलगाम के आतंकी हमले के एक दिन बाद जो है केक लेके जा रहा था। ये कुछ भी बोलने से बच रहा था और फिर पाकिस्तान में यही जो है ज्योति मल्होत्रा का कहीं ना कहीं गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, लोगों से मिलवा रहा है। मैं वीडियो अभी थोड़ा सा चला दूंगा, आप देख लीजिएगा इस बारे में कि कैसे ये गर्मजोशी से ज्योति मल्होत्रा का जो है वो स्वागत कर रहा है और अभिनंदन कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये कुछ तस्वीरें थी जिससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम कनेक्शन है। अगर नहीं होता तो वो
जनवरी में क्यों जाती, और नहीं होता तो 3-4 महीने का जो गैप है, जिस तरीके से साजिश रची जाती है ये सारी चीजों की, वो इस ओर बयां करती है। ये तस्वीरें भी अभी देख लीजिए, वो भी बयां करती हैं। इसके साथ ही ये जो लड़का है जो केक लेके जा रहा था, उसी के साथ ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है, वही लड़का है, तो उसके साथ क्या कर रही थी, ये तमाम चीजें जो है उसी ओर इशारा करती हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जांच में ज्योति मल्होत्रा के फॉरेंसिक जांच में क्या क्या सामने आया है। दोस्तों सबसे पहले समझिए, फॉरेंसिक जांच में जो चीजें आई हैं वो स्मार्टफोन और लैपटॉप से इसके क्या क्या आई हैं। इसके क्लाउड स्टोरेज में बीएसएफ के मूवमेंट हैं। अब बताइए, ज्योति मल्होत्रा एक इन्फ्लुएंसर थी, वो ट्रैवल जो है यात्रा करती थी, उसके वीडियोस बनाती थी, उसके मोबाइल में क्लाउड स्टोरेज में बीएसएफ के मूवमेंट का, बीएसएफ जवानों के मूवमेंट का वीडियोज होना किस ओर इशारा करता है। वो तो एक यात्रा का वीडियोस बनाती है, उसकी जानकारी देती है, तो फिर बीएसएफ के मूवमेंट के बीएसएफ जवानों के मूवमेंट की खबर उसके वीडियो जो है उसके मोबाइल में क्यों। रडार लोकेशन, ये रडार लोकेशन मान लीजिए किसी विमान का, किसी चीजों का गति पता करना है या फिर उसकी स्थिति पता करनी है, तो ये रडार लोकेशन की चीजें होती हैं। इसके वीडियोज उसके फोन में क्या कर रहे थे। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी जोन दिखाने वाले वीडियोज, जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसके वीडियोज भी उसके स्मार्टफोन और लैपटॉप में मिले हैं। तो ये सब क्या कर रहे थे, क्योंकि ये ट्रैवल ब्लॉगर है, तो इसके वीडियोज जो है, इन तमाम चीजों के वीडियोज उसके फोन और लैपटॉप में क्या कर रहे थे। फॉरेंसिक जांच में ये चीजें सामने आई हैं। इसके साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग में एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से ज्योति बार बार कॉल से संपर्क में थी, और इसके साथ ही वो दिल्ली स्थित पीएससी के साथ भी लगातार, जो वहां पे उच्चायोग है उसके साथ भी ये लगातार संपर्क में थी पाकिस्तान के। इसके साथ ही दानिश, जिसका बार बार नाम आ रहा है, जो पाकिस्तान उच्चायोग के एक कह सकते हैं कर्मचारी था, उसके साथ बार बार ये संपर्क में थी, और उससे जुड़े फेक प्रोफाइल, मतलब ये इसका लीगल प्रोफाइल नहीं था दानिश का, उससे जुड़े फेक प्रोफाइल के साथ चैट और उसके ग्रुप में जुड़ी हुई थी। ये फॉरेंसिक जांच में सामने आया है। इसके साथ ही वीडियो के डेटा जो दिखा रहा है, जो वीडियो का डेटा है वो ये दिखा रहा है कि कई पाक जगहों पर, मतलब पाकिस्तान के कई जगहों पर, उन जगहों की रिकॉर्डिंग भी इसने की है जहां पे आम लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है। दोस्तों भारत में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे अगर विदेशी आए तो उनको जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन भारत की एक लड़की पाकिस्तान जाती है, उन जगहों पर घूमती है जहां संदिग्ध है, जहां पे पाकिस्तान के लोगों को भी जाने को नहीं मिल रहा है, वहां पे जो है भारतीय लड़की को ब्लॉगिंग करने को मिल रहा है। इसके साथ ही उसके जीमेल अकाउंट में पाकिस्तान के आईपी से कई बार लॉगिन किया गया है, और ये सारी चीजें जो है गवाही चीख चीख कर रही हैं कि ये बहुत बड़ी जासूस है और पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है, जवाब नहीं दे रही है। दोस्तों आपके मन में भी कई बार सवाल आ रहा होगा कि आखिर एनआईए इससे क्या पूछताछ कर रही है। 5 दिन जो है हरियाणा पुलिस उससे कस्टडी में लेकर पूछताछ करती रही, तो एनआईए उससे क्या सवाल जवाब कर रही है, और जो अधिकारी हैं वो उससे क्या क्या सवाल जवाब किए हैं। चलिए सवाल जवाब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के साथ तुम्हारे क्या संबंध थे। दानिश के साथ सबसे ज्यादा इसके संबंध थे, दानिश ये सारी चीजें अरेंजमेंट करवा रहा था, लेकिन उसका जवाब देने से सीधे तौर पर बच रही है, चूंकि एनआईए प्रेशर कर रही है लेकिन ये जवाब नहीं दे रही है। इसके साथ ही सवाल किया गया कि पाकिस्तान से फंडिंग के स्रोत और यात्राएं कहां से तुम्हारे। आपको देखने में साफ तौर पे लग रहा होगा इसका पारिवारिक बैकग्राउंड कि ये बहुत ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास की एक लड़की थी जो इतने सारे अच्छे अच्छे जगहों पर विदेश में यात्रा, और कह सकते हैं कि हाई लेवल लिविंग, जो जिस तरीके से इसका था, जिंदगी में जीने का तरीका जिस तरीके से था, पैसे जिस तरीके से खर्च कर रही थी, अच्छे अच्छे होटल में ये रह रही थी, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े और महंगी महंगी जगहों पर होटल में ठहर रही थी। इन सारी चीजों का पैसा जब पूछा गया कि कहां से आया, तो इसने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय लोगों को, जो भारतीय इन्फ्लुएंसर हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको सुविधा दी जाती है। ये इसका जवाब था। इसके साथ ही इससे सवाल किया गया पाकिस्तानी एजेंट के साथ संपर्क में हो कि नहीं हो। उसने स्वीकारा है कि 2023 में वो 2 बार पाकिस्तान गई थी और वहां पे कई लोगों से मिली थी, कई लोगों से संपर्क में थी, और यही जट रंधावा जो नाम से सेव है, जो किसी और नाम का एक व्यक्ति था, उसका जो मोबाइल नंबर जो अपने फोन में वो सेव की थी, वो किसी और नाम से सेव की थी। इसके साथ ही उससे सवाल किया गया था कि वह किसी सैन्य ठिकानों की जानकारी या फिर ऑपरेशन सिंदूर की गोपनीयता को पाकिस्तान से साझा की है कि नहीं की है। उसने क्या जवाब दिया, उसने इसमें
ना तो हाँ में जवाब दिया और उसने ना तो ना बोला, मतलब वो पूरा न्यूट्रल थी। इस सवाल को समझिए, पूछा गया कि क्या वो किसी सैन्य ठिकानों की जानकारी या ऑपरेशन सिंदूर की गोपनीयता को पाकिस्तान से साझा किया गया। उसने कहा कि उसने ना भी नहीं बोला, उसने हाँ भी नहीं बोला। आप एक बात समझिए, जिस चीजों को आप समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सी एक यात्रा को कवरेज करने वाली एक लड़की थी जो यात्राओं को दिखा रही थी, जहां पे जा रही थी वहां की चीजों को दिखा रही थी, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होने वाला है? दोस्तों, जिन छोटी छोटी चीजों को हम बहुत कम में आंक रहे हैं, ब्लैकआउट जैसी चीजों को बहुत कम में आंक रहे हैं, अगर यही जानकारी पाकिस्तान के हाथ लगती है तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। इसके साथ ही उससे सवाल किया गया, क्या अटारी बॉर्डर और संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी तुमने साझा की? पाकिस्तानी एजेंट अली हसन ने भारत में क्या क्या तुमसे पूछा, उसने भारत के बारे में क्या क्या तुमसे पूछा? तो उसने कहा कि किसी को मैं नहीं मिली, मतलब ये इसने सीधे इनकार कर दिया कि अली हसन से ये नहीं मिली है, और यह भी कह रही है कि मैं पागल थोड़ी हूं कि उसको जानकारी दूंगी। तो ये इसने सवाल का जवाब दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान में वीडियो बनाने का उद्देश्य उससे पूछा गया, तो इस सवाल को भी उसने हंसकर टाल दिया। इसके साथ ही उससे सवाल पूछा गया कि पहलगाम हमले से संबंध, तो उस पर भी कोई ठोस सबूत या फिर ठोस जानकारी उसने जवाब में नहीं दिया। वो बार बार एनआईए इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या पहलगाम आतंकी कनेक्शन इससे है, तो ये जवाब नहीं दे रही है। ये भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है। अगर मान लीजिए आप निर्दोष हैं तो आप जवाब दीजिए, सारे सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन अगर आप चुप्पी साधी हैं तो इसमें भी बहुत कुछ लोचा है, बहुत सारी चीजें इसमें भी उलझी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पिछले शनिवार से जब से वो गई है, वो अभी खाई भी नहीं है, सो भी नहीं रही है रात में, और वो जो है घुटने के बल वहां पे बैठी हुई है कस्टडी में। ये लगातार इसी तरीके से 2-3 दिन से लगातार इसी तरीके से ये कर रही है। अब दोस्तों आपको बताता हूं, ये सारी चीजों का कंक्लूजन समझने की कोशिश करिएगा। ये ज्योति मल्होत्रा और इसके साथ ही 6-7 जो अन्य जासूस पकड़ाए हैं, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है अश्वनी उपाध्याय। वीडियो जिस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने जो बात बताई है वो गौर करने वाली है दोस्तों, कि ऐसे जासूसों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कितने कह सकते हैं सरल हैं, कितने बहुत सॉफ्ट हैं। महज 3 साल की सजा, महज कुछ जुर्माना लेके छोड़ देना, और वो उस चीज में जहां पे देश से गद्दारी हो, देशद्रोही हो, उसके लिए इतने सॉफ्ट कानून। चलिए वो कानून समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय के अनुसार जो ये द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बनाया गया है, अंग्रेजों के जमाने से यही कानून चलता आ रहा है और अभी भी यही जारी है दोस्तों। इसमें है क्या कि 3 साल की सजा होगी और कुछ जुर्माना लग जाएगा। जासूसी रोकने के लिए ये कहते हैं कि एविडेंस एक्ट को बदलना होगा, एविडेंस एक्ट को बदलना होगा। इनका कहना है कि हो क्या रहा है, मुकदमा दायर हुआ, गिरफ्तारी हुई, अब गवाह के बयान होंगे, चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में बयान होगा, फिर चार्ज फ्रेम होगा, और इसके साथ ही फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मामला जाएगा, उसका फैसला आएगा, हाई कोर्ट में मामला जाएगा, उसका फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसका फैसला आएगा। तो ये पूरी एक लंबी फहरिस्त है ये सारी चीजों की, ये पूरा एक प्रोसेस है, और इसमें बहुत दिनों तक ये केस ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें ज्योति जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारे पैतरे भी चलेगी। इसमें वो 50-50 हजार, उनका कहना है कि अगर वो 50-50 हजार रुपए में 50 जो है गवाह खरीद ले तो मुकदमा और लंबा हो जाएगा। इसके लिए जो इन्होंने उपाय बताया है वो आप सोचने वाला उपाय है। इन्होंने कहा है कि इन तमाम जासूसों का एक नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट मैपिंग कराई जाए, ब्रेन टेस्ट मैपिंग होता है, और इसके जरिए जो भी सच्चाई सामने आए अगले हफ्ते उसको जो है तुरंत सजा में तब्दील किया जाए। क्या कौन सा टेस्ट है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट। दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपको सच बोलने के लिए मजबूर करता है। ये एक ऐसी विशेष प्रकार की दवाई आपको खिलाई जाती है, उस दवाई के बाद जो है ऐसा माना जाता है कि आप अर्धविहोशी की अवस्था में चले जाएंगे। आप जो है वहां पे झूठ बोलने की गुंजाइश कम रह जाती है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। उस दौरान आप जो है सच्चाई उगलेंगे तमाम प्रकार से। इस प्रकार की तमाम सटीकता जो है वो डॉक्टर प्रयोग करते हैं इस प्रकार के टेस्ट को। इसके साथ ही किसी न्यायिक जांच के लिए भी कोर्ट के आदेश पर ही इस चीज को किया जाता है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि रक्तचाप, हृदय की गति और तमाम चीजों को माप कर
इस चीज को पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। और अश्वनी उपाध्याय इसी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट करवा के जो कोर्ट है वो ये डिसाइड कर ले कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन इसकी सटीकता पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे जिस तरीके से पहलगाम आतंकी कनेक्शन को ज्योति मल्होत्रा से जोड़कर मैंने आपको बताया और सबूत मैंने 4 आपको दिखाए, उस पर क्या कहना है? अभी तक फॉरेंसिक जांच में जो सबूत फॉरेंसिक जांच की टीम को साथ हाथ लगा है उस पर आपका क्या कहना है? और उसके साथ ही जिस तरीके से एनआईए बार बार उससे सवाल कर रही है ज्योति मल्होत्रा से और वो बार बार चुप्पी साध ले रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अश्वनी उपाध्याय ने जो चीज बताई है कि कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में इस टेस्ट को इंक्लूड करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।